हेलो फ्रेंड, बीपीएससी करंट वाला पर आप सबका स्वागत है। बीपीएससी करंट वाला पर हम लोगों ने जो स्टैटिक का पोर्शन है 3 चैप्टर उसको ख़त्म कर दिया था। उसके बाद हम लोग 4th चैप्टर जो है मौर्योत्तर काल के बाद के बिहार के बारे में पढ़ेंगे। तो मौर्योत्तर काल के बाद के बिहार के बारे में बात करें तो मौर्य साम्राज्य का जब विघटन हो जाता है, अर्थात बृहद्रथ जो रहता है मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक, तो उसके मृत्यु के बाद नए वंश की स्थापना होती है। उसके बाद लेकर नए नए और अलग वंशों की स्थापना बिहार में होती है। तो मौर्य साम्राज्य का जो विघटन के कारण हैं उनको कुछ जान लेते हैं। इनमें उनका मुख्य कारण जो रहा था विभिन्न भागों में क्षेत्रीय राजाओं का उदय हो जाना, यानी धीरे धीरे जो मौर्य साम्राज्य है, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, उसके बाद में अशोक, अशोक के बाद में जो भी शासक आए मौर्य में वो काफ़ी कमज़ोर आए, लेकिन उस प्रकार के शासक नहीं रहे जो इन सभी योग्य शासकों जैसा उनका नेतृत्व क्षमता हो, जिसके कारण जो मौर्य साम्राज्य था उसका विघटन होना चालू हो गया और क्षेत्रीय राज्य जो है धीरे धीरे उदित होना चालू हो गए। अब इसी समय में जो मध्य एशिया है, पश्चिमी चीन है, वहाँ के रहने वाले लोग जो हैं विभिन्न समूहों में भारत पर आक्रमण करने लगे, यानी मौर्य साम्राज्य पर आक्रमण करने लगे। इसमें जो मुख्यतः जो थे मौर्य साम्राज्य के पर आक्रमण करने वाले, या यूँ कहें कि भारत पर आक्रमण करने वाले, तो ये थे इंडो यूनानी, सिथियन या जिसे शक भी बोला जाता है, या पार्थियन थे जिसे पल्लव भी कहा जाता है, और कुषाण। इन चारों के लगातार क्रमिक होने वाले आक्रमण के कारण जो है धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य भी कमज़ोर पड़ता गया और उनकी राजनीतिक प्रक्रिया जो है उतनी नहीं मिल पाई जितनी होनी चाहिए थी, जिस कारण से ये विघटित होते गए और एक बार में ये कोलैप्स होने के कगार पर पहुंच गए। इन राजनीतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से भी भारत के जो मध्य एशियाई राजनीति था और संस्कृति के साथ जो अधिक निकट होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, या दोनों कहें तो भारत और मध्य एशिया के जो राजनीति रही और सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से संपर्क में आ गए। अब देखते हैं हम लोग मौर्योत्तर काल में जो बिहार में जो मुख्यतः जो राजवंश राज करता है उसमें पहला होता है शुंग वंश। शुंग वंश की बात करें तो ये जो है मौर्य काल का सबसे अंतिम शासक जो रहता है बृहद्रथ की, उसकी हत्या कर देता है सन 185 ईस्वी पूर्व में। और उसके बाद पुष्यमित्र शुंग द्वारा शुंग वंश की स्थापना की जाती है, जो लगभग 185 ईसा पूर्व से लेकर 72 ईसा पूर्व तक यह स्थापित रहता है। पुष्यमित्र शुंग ने मगध, कौशल, साकल और मालवा पर के साथ बरार पर शासन किया। पुष्यमित्र शुंग के सेनाओं का सेनापति बोला जाता था। पुष्यमित्र जो है ब्राह्मणवाद का जो कट्टर अनुयायी माना जाता है। इसके जो सशस्त्र बल थे ये काफ़ी ही कठोर थी। इसके बात करें तो दिव्यावदान और तारानाथ ने पुष्यमित्र को बौद्धों का शत्रु बताया है, लेकिन यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त तथ्यों में किसी तरह का अभाव भी दिखता है, या इसको पूरी तरह से जो है उसको दुरुस्त नहीं करता है कि पुष्यमित्र शुंग ने किस तरह से बौद्ध धर्म को उनके क्षति पहुंचाई है। तो इस तरह के साक्ष्य नहीं मिल पाते हैं। उसने हालांकि बौद्ध कला को ही संरक्षण दिया था। इसके बाद करें तो भरहुत और सांची में बौद्ध स्मारकों का उसके द्वारा जीर्णोद्धार किया गया था। तो इससे बातों से स्पष्ट होता है कि ये जो रहा था पुष्यमित्र शुंग, ये काफ़ी जो है मजबूत शासक रहता है और बौद्ध धर्म के विरुद्ध इसके प्रभाव में जो बात लिखी गई है कि ये दिव्यावदान और तारानाथ ने लिखी है, जो ये बौद्ध धर्म का शत्रु रहा है, अब घोर पंडितवाद रहा है जिसमें ब्राह्मणवाद रहा है, यह उससे प्रूफ नहीं होता है। इसके बाद बात करें तो पुष्यमित्र ने अपने जीवन काल में 2 अश्वमेध यज्ञ कराए हैं। पुष्यमित्र के समर्थन में देखें तो अयोध्या शिलालेख से जो प्राप्त साक्ष्य है उसमें पता चलता है कि उसने जो अश्वमेध यज्ञों की आयोजन किया था वो 2 थे, और इसके जिनका समर्थन जो है अयोध्या के शिलालेखों के धनदेव के जो शिलालेख हैं उसमें ये स्पष्टता क्लियर होती है। इसके अलावा संस्कृत भाषा और साहित्य का ये काफ़ी प्रशंसक रहता है और पतंजलि स्कूल का विकास करता है। बाणभट्ट की पुस्तक जो हर्षचरित है उसमें बृहद्रथ की हत्या और सेनापति के सम्मान देने के लिए शुंग साम्राज्य के उदय के कारण बताए गए हैं, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा। ब्राह्मणों को संरक्षण और सामाजिक संस्थाओं में वृद्धि हुई थी। इसके काल में ये बात
क्लियर स्पष्ट दिखता है कि जो मौर्य साम्राज्य का जैसे ही विघटन होता है और पुष्यमित्र शुंग का उदय होता है, तो इसने जो है हिंदू पर प्रभाव था बौद्ध धर्म का, उसको धीरे धीरे ये कम करने लगता है। इसके बाद ये हिंदू धर्म को रिवाइव करने के लिए जाना जाता है, यानी हिंदू धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है 148 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके अनिष्टता के दौर में बहुत सारे जो आक्रमण होते हैं वो होते हैं। उसका जो वर्णन है इसका मालविका अग्निमित्रम में, कालिदास का जो रचित नाटक है उसमें इसका क्लियर वर्णन मिलता है। और इसके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई थी जिनकी पुष्यमित्र की जो है प्रेम कहानी के बारे में है, वो लोग आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पुराणों के अनुसार अगर बात करें तो देवभूति जो था शुंग वंश का 10वां और अंतिम शासक हुआ। नेक्स्ट है हम लोग का कौरव वंश। कौरव वंश के बाद में हम लोग पढ़ेंगे कुषाण वंश, उसके बाद में पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। यदि आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं पूरी तरह से तो आप लोग को एकदम समझिए कि एंशिएंट हिस्ट्री का जो भी पोर्शन है आपसे उससे क्वेश्चन छूटने वाले नहीं रहेंगे। इसमें जो मेन टॉपिक है उसको कवर कर दिया गया है एक ओवरव्यू के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है कौरव राजवंश। तो कौरव राजवंश का उदय जो है 72 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व के बीच में रहता है। और कौरव वंश ने 72 ईसा पूर्व में मगध में शुंग वंश को प्रतिस्थापित करता है, यानी उसके स्थान पर कौरव वंश का आगमन होता है। और शुंग वंश का जो अंतिम शासक रहता है देवभूति, ठीक, उसको 72 ईसा पूर्व में वासुदेव ने समाप्त किया था। और सुशर्मा ने इस राजवंश का अंतिम शासक हुआ था, यानी कौरव वंश का जो अंतिम शासक रहा था सुशर्मा, और कौरव वंश का जो स्थापित किया था इस वंश को वो किया था देवभूति ने, सॉरी वासुदेव ने। नेक्स्ट है दक्कन के पठारी क्षेत्रों के में जो सातवाहन वंशों का उस समय शासन हुआ करता था, तो उसके कारण 45 वर्षों के बाद ये कौरव जो वंश है ये समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है कुषाण वंश। कुषाण का युग चालू होता है और शेष इसके देखने को मिलते हैं मगध क्षेत्र से खोने के बाद। और कुषाणों ने इस क्षेत्र में अपना आधिपत्य 1ली शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ में स्थापित कर दिया था। कुषाण शासक जो था इसमें सबसे महत्वपूर्ण रहा है कनिष्क, जो 78 से 125 ईसा पूर्व में रहा है। इसके द्वारा पाटलिपुत्र पर आक्रमण किए जाते हैं और इसका जो प्रमाण है मगध की राजधानी में और पाटलिपुत्र पर आक्रमण के प्रमाण भी देखने को मिलते हैं। वह अपने प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अवशेषों को ले गया यहाँ से, यानी बिहार से जितने भी बौद्ध भिक्षु अवशेष थे इसको ये कुषाण या कनिष्क जो बोले ये यहाँ से लेकर जाता है। नेक्स्ट कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद इस क्षेत्र पर लिच्छवियों का शासन होता है, जो हम लोग वैशाली के लिच्छवियों के तौर पे जानते हैं। नेक्स्ट है कुषाण वंश का कई सिक्के जिसे बिरोंद, बक्सर, बोधगया, वैशाली और कुम्हरार से प्राप्त हुए हैं। इस तरह से देखें तो कुषाण वंश का और इसी के शासन के बीच में जो बौद्ध संगीति होती है चौथी, वो कनिष्क के ही शासनकाल में होती है 78 ईसा पूर्व में ही ये होती है कश्मीर में वसुमित्र के अध्यक्षता में। तो इस तरह से हम लोगों ने जो मौर्योत्तर काल में बिहार का जो राजनीतिक परिवर्तन रहा है उसको हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद में हम लोग देखेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। तब तक के लिए छोटे टॉपिक एंजॉय करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।